Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So guys, जैसा कि आप सभी ने चैनल पे देखा होगा कि बीपीएससी 143 के हिंदी में 3 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे थे उनका केवल एक ही पार्ट अपलोड हुआ था। तो यहाँ पर मैं पार्ट 2 की वीडियो आप सभी के लिए बना रही हूँ ताकि जो हिंदी में मैंने पार्ट 2 में क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं वो आप सभी को इंग्लिश में भी मिल सके। इनके पीडीएफ जो हैं वो आपको रात तक हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर आपको बताना है कि हमारे इंडिया में जो पॉलिटिक्स है ना, आप सभी को पता होगा स्टेट पॉलिटिक्स जो राज्य की जो हमारी राजनीति है, तो पॉलिटिक्स के अंदर कौन कौन सी वेरियस अप्रोचेज होती हैं जिनसे हम पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं। वेरियस अप्रोचेज के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले आप बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच के बारे में। तो इसका क्या मतलब है? तो इस अप्रोच में क्या होता है कि जो स्टेट पॉलिटिक्स की जब हम स्टडी करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को बेस रख के करते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच जो होती है वो फोकस करती है किस चीज पर? हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोल्स द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच है किस चीज पे फोकस करती है? हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोल्स द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट। कि जो संविधान है वो किस प्रकार से कंट्रोल करता है स्टेट के फंक्शंस को और स्टेट की पावर्स को, सच एज द रोल्स ऑफ द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द पार्लियामेंट। इन सब के जो रोल्स होते हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, formation of the parliament and determination of the powers of राज्य सभा and लोक सभा are defined by the constitution। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे संविधान के अंदर प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाएगा, पार्लियामेंट का कैसे निर्माण होगा और राज्यसभा की जो पावर्स हैं उन सब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी हमारे संविधान में मिलती है। तो अंडर आर्टिकल 356 द प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा प्रेसिडेंट रूल भी स्टेट्स में लगाया जा सकता है जब ये लगे कि जो स्टेट है वो सही प्रकार से अपना काम नहीं कर रही है। तो उस टाइम पर उस स्टेट में क्या लगाया जा सकता है? प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो ये होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच, जहां पर हम स्टेट की पॉलिटिक्स की जो स्टडी है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बेस रख के करते हैं। फिर दूसरी होती है हमारी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। तो इस अप्रोच के अंदर हम स्टडी करते हैं स्टेट पॉलिटिक्स को कैसे? थ्रू मेजर इंस्टीट्यूशन, जो उसके इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि पार्लियामेंट, जुडिशरी और गवर्नमेंट। तो इसके ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इट एम टू अंडरस्टैंड हाउ दीज इंस्टीट्यूशन फंक्शन एंड हाउ पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दैम। तो यहाँ पर जो एम होता है वो किस चीज पर होता है कि ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये किस प्रकार से ये काम करते हैं और कैसे इनमें आपस में जो है पावर जो है वो विभाजित हो रखी है। So the role of Indian Parliament, such as the decision of demonetization in 2016, which was debated and voted on the Parliament, this decision had a significant impact on the economy and politics। तो ये जो डिसीजन था इसका देश की अर्थव्यवस्था पर और राजनीति पर एक इम्पैक्ट भी पड़ा था। शोइंग हाउ द इंस्टीट्यूशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वर्क्स इन द पार्लियामेंट। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है किस प्रकार से पार्लियामेंट में काम करती है। जब कोई भी नया निर्णय लिया जाता है तो उस पर जो चर्चा है वो हमारे पार्लियामेंट में होती है, वोटिंग होती है। तो ये होती है आपकी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। फिर आती है बच्चों आपकी डेमोक्रेटिक अप्रोच। तो दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। इट फोकसेस ऑन इलेक्शंस, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पर जो हमारी डेमोक्रेटिक अप्रोच होती है उसका फोकस किन चीज़ों पर है? उसका फोकस है इलेक्शन पे, पॉलिटिकल पार्टीज पे और पब्लिक के पार्टिसिपेशन पे। तो यहाँ पर आप इलेक्शंस का एग्जाम्पल ले सकते हो, जहाँ पर जो लोग होते हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को वोट देते हैं, अपनी गवर्नमेंट को चूज करते हैं। सो थ्रू इलेक्शंस द पब्लिक सिलेक्ट देयर प्रेफर्ड पार्टी एंड लीडर। तो इलेक्शंस के थ्रू जो पब्लिक होती है वो सिलेक्ट करती है अपनी पार्टी को, अपने लीडर को, जो कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक असेंशियल पार्ट होता है। फिर आती है आपकी सोशल अप्रोच। तो दिस अप्रोच एग्जामिन्स हाउ स्टेट पॉलिटिक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेरियस सोशल ग्रुप्स। जैसे कि इसमें हम कास्ट रिलीजन के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर ये दिखाता है कि जो इनइक्वालिटीज हैं और जो सोशल स्ट्रगल्स हैं वो किस प्रकार से स्टेट की जो पॉलिटिक्स है उसको इम्पैक्ट करते हैं। सो द रिकमेंडेशंस ऑफ द मंडल कमीशन लीड टू द रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी। दिस हाईलाइट हाउ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी आर मेजर इश्यूज इन द इंडियन पॉलिटिक्स।
तो मंडल कमीशन ने जो है रिजर्वेशन की सिफारिश की थी। तो यहाँ से पता लगता है कि जो ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो कैसे एक मेजर इशू बना रहता है इंडियन पॉलिटिक्स में। फिर एक होती है हमारी क्लास स्ट्रगल अप्रोच। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वर्कर और जो उनके ओनर्स होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के जो मालिक हैं और जो वर्कर्स हैं, उनके बीच में हमें स्ट्रगल देखने के लिए मिलता है। फार्मर का जो प्रोटेस्ट है उसको हम क्लास स्ट्रगल के रूप में देख सकते हैं, जहां पर जो फार्मर्स हैं उन्होंने एग्रीकल्चर लॉस के लिए जो है प्रोटेस्ट किया था। सो दिस प्रोटेस्ट शोज द क्लियर क्लास कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फार्मर्स एंड द गवर्नमेंट। तो ये हो गई हमारी क्लास स्ट्रगल अप्रोच। फिर होती है हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। तो दिस अप्रोच ट्राइज टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो अप्रोच है इससे हमें क्या पता लगता है, एक तो सोसाइटी के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में और पॉलिटिक्स के बारे में पता लगता है। इट लुक्स हाउ स्टेट पॉलिसीज एंड डिसीजंस अफेक्ट द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द सोसाइटी। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से जो स्टेट है अगर वो कुछ डिसीजन लेती है तो वो कैसे हमारा जो देश है उसके अंदर इकोनॉमिक डिसीजंस को वो प्रभावित करता है। ठीक है। फिर होती है हमारी कल्चरल अप्रोच। तो ये जो अप्रोच है ये स्टडी करती है स्टेट पॉलिटिक्स को। इसका बेस रहता है कल्चरल बिलीफ्स के ऊपर। जैसे कि राम मंदिर का डिस्प्यूट है तो वो कल्चरल अप्रोच में जब हम स्टडी करेंगे तो हम राम मंदिर वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे। देन एक लास्ट है हमारी नॉर्मेटिव अप्रोच होती है, जो कि यहाँ पर पॉलिटिक्स को एक आइडियलिस्टिक और एथिकल पर्सपेक्टिव से देखती है। ये देखती है कैसे जो जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम के जो वेरियस आइडियाज हैं वो हमारे देश की स्टेट की जो पॉलिटिक्स है उसमें अप्लाई होती हैं। इसका एग्जाम्पल है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज एन एग्जाम्पल विच गिव सिटीजन्स द पावर टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द गवर्नमेंट एक्शन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने 8 अप्रोचेस के बारे में अच्छे से बताना है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको बताना है पावर डिवीजन के बारे में। आप सभी को पता है कि हमारे इंडिया के अंदर सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर्स हैं वो डिवाइड हो रखी हैं। हमारी 3 लिस्ट भी हैं जिसके अंदर कौन कौन से मुद्दे सेंटर के तहत आते हैं और कौन कौन से मुद्दे स्टेट के तहत आते हैं, वो क्लियरली डिफाइन किए गए हैं। किसके क्या राइट्स हैं और किसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, वो सब कुछ हमारे संविधान के अंदर डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं फेडरल स्ट्रक्चर की। तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है, हमारी जो सरकार है उसका फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो पावर है वो सेंटर और स्टेट में डिवाइडेड है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है वो क्लियरली हमें डिटेल्स बताता है पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट। तो 7th जो 7वीं जो अनुसूची है उसके अंदर स्टेट और सेंटर दोनों की पावर अच्छे से लिखी हुई है। हमारी 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये जो लिस्ट है इनके अंदर हमें विभिन्न प्रकार के जो मुद्दे हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो जो यूनियन लिस्ट है इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, तो यूनियन लिस्ट में वो सारे टॉपिक्स आते हैं जिन पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, मॉनिटरी पॉलिसी। तो इन सारे मुद्दों पर केवल और केवल कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। क्योंकि अगर हमें बात करनी है फॉरेन अफेयर्स की या डिफेंस की तो वो पूरे देश में जब हमें एक सेम नीति की आवश्यकता होती है जिन मुद्दों पर, वो सारे मुद्दे यूनियन लिस्ट में आते हैं। और वहीं स्टेट लिस्ट में वो मुद्दे आते हैं जो अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि हेल्थ की तरफ, एग्रीकल्चर की तरफ, पुलिस की तरफ, जो भी हमारी नीतियां हैं वो सारी हमारी स्टेट लिस्ट में आती हैं। देन हमारी होती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी मुद्दे होते हैं, जो भी टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स पर सेंटर और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी तीनों लिस्ट के बारे में आपको बताना है। फिर आप लोग सेंटर के रोल के बारे में बताएंगे। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं उसका जो झुकाव है वो सेंटर की तरफ थोड़ा सा ज्यादा है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर देता है, ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी यूनिटी और अपनी इंटीग्रिटी को बनाकर रख सके। तो इफ देयर इज अ सिचुएशन वेयर अ स्टेट गवर्नमेंट इज अनेबल टू फंक्शन प्रॉपरली, द सेंटर हैज द अथॉरिटी टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जब भी कोई भी स्टेट जो है संविधान के अनुरूप जो है कार्य नहीं कर पा रहा है, अगर ऐसा लगता है, तो वहां पर उस स्टेट के अंदर आर्टिकल 356 के तहत जो है प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं। अब जो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है इसका मतलब ये है कि उस स्टेट के अंदर जो भी सरकार थी उस सरकार की सारी पावर्स छिन जाएंगी
और वो जो पावर है वो किसके हाथों में आ जाएंगी, प्रेसिडेंट के हाथों में आ जाएंगी। जो जम्मू कश्मीर है वहां पर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट रूल जो है 2018 में लगाया गया था। इस प्रकार से प्रेसिडेंट रूल के और भी एग्जाम्पल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। देन आता है ऑटोनमी ऑफ द स्टेट। तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनके पास राइट है टू एस्टैब्लिश देयर ओन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो स्टेट के पास इतनी स्वायत्ता रहती है कि वो अपनी जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, देखा ना आपने, हाई कोर्ट वगैरह जो होते हैं, सिविल कोर्ट्स होते हैं, तो ये सारे जो मुद्दे हैं वो स्टेट अपने आप से मैनेज करता है, अपने रीजनल इश्यूज को स्टेट अपने आप से मैनेज करता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास फ्रीडम होती है टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी एंड लोकल गवर्नेंस। तो जो स्टेट है वो अपनी विभिन्न प्रकार की जो पॉलिसीज हैं वो अपने आप ही बना लेता है। जैसे केरला ने अपने हेल्थ केयर सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को, वहां पे उसने ज्यादा फोकस किया, तो आज हम देखते हैं केरला जो है लिटरेसी रेट उसका सबसे ज्यादा है। देन यहाँ पर एक बैलेंस की बात हो रही है, तो आप देखते हैं कि बैलेंस होना चाहिए फेडरलिज्म में और सेंट्रलाइजेशन के अंदर। तो जो सेंट्रल हमारी गवर्नमेंट है, हम देखते हैं कि उसके पास ज़्यादा पावर है। जब भी बात आती है पूरे देश की सिक्योरिटी की, पूरे देश के इंटरेस्ट की जब बात आती है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती है, और इसी को हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। तो कुछ ऐसे मामले होते हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर होती है, जैसे कि आर्टिकल 368 जो है वो जो है सेंट्रलाइजेशन को ज्यादा बढ़ावा देता है। फिर होता है फेडरलिज्म एंड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप सभी को संविधान के 73वां और जो 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो है स्टेट्स को एम्पावर किया गया था। स्टेट्स को जो है पावर दी गई थी कि वो अपना लोकल सेल्फ गवर्नेंस कर सकते हैं, जैसे कि पंचायती राज एंड अर्बन म्युनिसिपैलिटी, शोइंग द एक्सपेंशन ऑफ स्टेट के राइट्स यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्सपेंड हो गए थे, क्योंकि स्टेट के पास इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ज्यादा पावर दे दी गई थी कि वो अपने लोकल मुद्दों को खुद ही सॉल्व कर पाते थे। फिर आता है क्राइसिस एंड फेडरलिज्म एंड स्पेशल प्रोविजंस। तो क्राइसिस ऑफ फेडरलिज्म क्या है? सो इन द इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर ऑल्सो इंक्लूड स्पेशल प्रोविजंस दैट गिव सर्टेन स्टेट यूनिक पावर। अब हमें पता है कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास एक यूनिक पावर भी होती है। यहाँ पर आप सिक्किम का एग्जाम्पल ले सकते हो। जब से अभी टैक्स वाली न्यूज आ रही तब से सिक्किम भी न्यूज में है, ठीक है। तो आप लोग अपने एग्जाम में सिक्किम का एग्जाम्पल देकर आएंगे कि जो सिक्किम है उसको टैक्स से एग्जाम्पशंस कितने सारे मिले हुए हैं, वहां पर जो है टैक्स नहीं देना पड़ता लोगों को, उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपको कंक्लूजन में लिखना है दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज क्रिएटेड अ क्लियर सिस्टम टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो हमारा संविधान है उसने तो बिल्कुल क्लियर सिस्टम बनाया हुआ था ताकि सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर है वहां पर क्या हमें देख मिले, बैलेंस रहे। इस चीज का पूरा उसने सिस्टम बनाया हुआ था। तो इन द फेडरल स्ट्रक्चर द सेंटर हैज मोर पावर इन सम एरियाज। पर हम क्या देखते हैं फेडरल स्ट्रक्चर में कि हमारे यहाँ पर सेंटर के पास ज्यादा पावर होती है कुछ एरियाज में, एंड स्टेट्स हैव ऑटोनमी इन देयर ओन रीजनल मैटर। और स्टेट के पास पावर होती है उनके खुद के जो रीजनल मैटर्स हैं उनके अंदर। तो दिस सिस्टम अफेक्ट द कॉपरेशन एंड समटाइम कॉन्फ्लिक्ट। और कभी कभी हम क्या देखते हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं। बट द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड इनफ सेफ गार्ड टू मेंटेन दिस बैलेंस। लेकिन यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो भूमिका है वो प्रमुख हो जाती है, क्योंकि वो सेफ गार्ड करता है और जो बैलेंस ऑफ पावर है वो बनाकर रखता है। देन आपको मार्क्सिज्म के बारे में बताना है। तो मार्क्सिज्म क्या है? तो मार्क्सिज्म एक सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल थ्योरी है जो कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा दी गई थी। तो यहाँ पर जो कार्ल मार्क्स हैं वो बताते हैं कि एक होते हैं वेल्दी पीपल, जो वेल्दी लोग होते हैं वो पुअर पीपल का क्या करते हैं, शोषण करते हैं। जो वेल्दी लोग होते हैं उनके वो कैपिटलिज्म को सिंबलाइज करते हैं। यहाँ पर जो है वेल्दी और पुअर जो वर्कर होते हैं उनके बीच में क्लास स्ट्रगल भी देखने के लिए मिलता है। तो मार्क्सिज्म एक ऐसी थ्योरी है जो कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा दी गई है, और ये फोकस करती है क्लास स्ट्रगल पे, अपोज करती है कैपिटलिज्म को, और एडवोकेट करती है फॉर अ शिफ्ट टुवर्ड अ सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो जो यहाँ पर मार्क्सिज्म है वो कहता है कि समाज कैसा होना चाहिए, साम्यवादी या समाजवादी होना चाहिए, ना कि पूंजीवादी होना चाहिए।
समाजवादी समाज में क्या रहता है, उस सोसाइटी में क्या होता है स्टूडेंट्स, वहां पर जो भी आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो सब गवर्नमेंट के हाथों में होते हैं, जो विभिन्न प्रकार की चीजें। तो सरकार क्या करती है, समाज की भलाई के लिए काम करती है और समाज के अंदर जो विभिन्न प्रकार की असमानताएं हैं उन्हें कम करने के प्रयास करती है। तो मार्क्सिज्म इसीलिए कहता है कि जो सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट ना होकर कैसी होनी चाहिए, सोशलिस्ट होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू टू मेन क्लासेस। तो मार्क्स कहते हैं सोसाइटी में दो मेन क्लासेस हैं। एक तो है हमारी बर्जुआ क्लास यानी कि जो हमारे कैपिटलिस्ट है, और एक है हमारी प्लोरिटेरिएट यानी जो हमारे वर्कर हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जो कैपिटलिस्ट होता है वो एक्सप्लॉइट करता है इन वर्कर्स को। और मार्क्स का बिलीव है कि जो क्लास स्ट्रगल है एक दिन क्या होगा, एक दिन यहाँ पर हमें सोशलिस्ट रेवोल्यूशन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर जो हमारा पूंजीपति वर्ग है उसका डोमिनेंस खत्म हो जाएगा और सारे के सारे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो वर्कर अपने हाथों में ले लेंगे। तो यहाँ पर मार्क्स जो है बात करते हैं क्रांति की, रेवोल्यूशन की, वो बात कर रहे हैं कि एक ना एक दिन जो वर्कर हैं वो अपने मालिकों के खिलाफ रेवोल्यूशन कर देंगे। तो जो मार्क्स हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं अभी जो इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम चला आ रहा है और कहते हैं कि जो सोसाइटी है उसको धीरे धीरे वो कम्युनिज्म की तरफ चली जाएगी, जहां पर हर किसी के पास इक्वल राइट्स होंगे, हर किसी के पास रिसोर्सेज भी इक्वली डिवाइडेड होंगे। तो इन इंडिया मार्क्सिज्म हैज एन इम्पैक्ट स्पेशली थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ द कम्युनिस्ट एंड मार्क्सिस्ट सोशल पॉलिटिकल पार्टी। तो हमें मार्क्सिज्म जो है इंडिया में उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको अशोक मेहता कमेटी के बारे में बताना है। सो द अशोक मेहता कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 1977 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू द पंचायती राज सिस्टम। तो पंचायती राज सिस्टम में रिफॉर्म्स लेकर आने के लिए जो है अशोक मेहता कमेटी बनाई गई थी और इसको लीड कर रहे थे अशोक मेहता। और इसका एम था स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ताकि और इफेक्टिव तरीके से वो काम कर सके। जो कमेटी है इसने कई सारे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दिए पंचायत में जो है रिफॉर्म करने के लिए। तो इट सजेस्टेड गिविंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो इसने कहा कि जो पंचायत वाला जो आपका होता है ना, पंचायतें जो होती हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए और ग्राम पंचायत और जिला पंचायत जो होती है उनका निर्माण होना चाहिए। और इसने कहा कि जो पंचायत होती हैं उनके पास फाइनेंशियल पावर्स भी ज्यादा होनी चाहिए। सो दिस कमेटी प्रपोज इंक्रीजिंग द पावर ऑफ द पंचायत बाय गिविंग देम मोर ऑटोनमी। तो यहाँ पर बात होती है कि जो पंचायत है उनको ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता और स्वायत्ता दी जाए ताकि वो अपने खुद के जो अफेयर्स हैं उन्हें खुद ही मैनेज कर सके। तो एज अ रिजल्ट जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी किया गया था। 73वां संवैधानिक संशोधन जो कि पंचायती राज से रिलेटेड है वो किया गया था, जिससे कि हर एक स्टेट के अंदर जो पंचायत है वो होना, हर एक ग्राम में जो है पंचायत होना अनिवार्य कर दिया गया था। अब आपको बताना है फाइनेंशियल रिलेशंस, अभी रिसेंट में जो भी हुआ है सेंटर और स्टेट के बीच में, उसके बारे में यहाँ पर आपको चर्चा करनी है। सेंटर और स्टेट के जो फाइनेंशियल रिलेशंस हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले आप जीएसटी के बारे में बताएंगे। सो स्टूडेंट्स, जो सबसे बड़ा चेंज हम देखते हैं रिसेंटली वो क्या है, जीएसटी है। जीएसटी से पहले जो है डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस हुआ करते थे। तो इन टैक्सों की वजह से सेंटर और स्टेट के बीच में कभी कभी क्या रहते थे कि तनाव उत्पन्न हो जाता था। पर जब से जीएसटी आ गया तो इनको इक्वल शेयर मिलने लग गया रिवेन्यू का स्टेट और सेंटर को, जिसकी वजह से जो पुराने प्रॉब्लम्स थे वो उनके सॉल्व हो गए। फिर फाइनेंस कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। तो जो 15th फाइनेंस कमीशन उसने 2020 से 25 तक के लिए कुछ जो चेंजेस करे हैं स्टेट्स के फायदे के लिए किए हैं। तो यहाँ पर जो है इंक्रीज स्टेट पार्टिसिपेशन इन द मार्केट बेस्ड बोरिंग उसने किया है। तो हम क्या देखते हैं कि हर 5 साल के अंदर जो फाइनेंस कमीशन है वो कुछ पॉलिसीज को रिकमेंड करती है, जिसकी वजह से सेंटर और स्टेट के बीच जो डिस्ट्रीब्यूशन है फंड्स का उसमें कुछ परिवर्तन आते हैं। तो जो 15th फाइनेंस कमीशन जो 2020 से 25 तक थी उसने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है स्टेट्स को। फिर आता है इंक्रीज ऑटोनमी फॉर स्टेट्स एंड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो स्टेट्स हैं अब उनको उसके जो फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं उसमें थोड़ी सी ऑटोनमी मिल चुकी है। हर चीज़ के लिए जो स्टेट है उसे अब सेंटर वाली जो गवर्नमेंट है अपने निर्णयों के लिए सेंटर पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। इसमें कोविड-19 पेंडेमिक का आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि वहाँ पर जो स्टेट है उसको स्पेशल फाइनेंशियल पैकेजेस जो है वो प्रोवाइड किए गए थे ताकि जो स्टेट है वो अपनी इकोनॉमिक रिकवरी कर सकें। अब जो स्टेट्स हैं उन्होंने काफ़ी उन्हें ऑटोनमी मिली है, लेकिन जो सेंटर है उसका कंट्रोल कहीं ना कहीं हमेशा ही रहेगा, ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी। तो फॉर एग्जाम्पल द सेंट्रल हैज़ इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्टरल गाइडलाइंस फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट अंडर स्कीम लाइक मनरेगा।
तो मनरेगा जैसी जो नीतियां हैं उनके तहत सरकार ने कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लागू कर दी हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी आ सके और प्रॉपर फंड्स का यूज हो सके। फिर आता है क्राइसिस अफेक्टेड स्टेट। तो अब वो वाले स्टेट जैसे कि बिहार, केरला, उत्तर प्रदेश, उन्हें कुछ एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाता है ताकि वहां पर यदि कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो वो उसको अपने जो उनके मैटर हैं उनको खुद ब खुद ही सॉल्व कर सके। उसके लिए उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है रिलीफ वर्क के लिए और हेल्थ के लिए। उन्हें फंड्स, एक्स्ट्रा फंड्स जो हैं उनके लिए एलोकेट किए जाते हैं। फिर आप कंक्लूजन में बताएंगे कि जो रीसेंट ट्रेंड है फाइनेंशियल रिलेशंस में सेंटर और स्टेट के बीच में, उसमें हमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं जैसे कि जीएसटी, फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन, इंक्रीज ऑटोनमी फॉर स्टेट। पर यहाँ पर फिर भी कुछ लेवल पे हम क्या देखते हैं, सेंट्रल कंट्रोल ज़्यादा है क्योंकि वो बैलेंस बनाकर रखना चाहते हैं। तो दीज ट्रेंड एम टू स्ट्रीमलाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर, but the financial condition of state and support they receive remain crucial for balanced development and fiscal stability। तो अगर हमें अपने इंडिया में स्टेबिलिटी बनाकर रखनी है तो हमें स्टेट्स को जो सेंटर है उसे स्टेट को जो है क्या देने पड़ेंगे, फाइनेंशियल जो होता है सपोर्ट वो देना ही पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पर क्रूशल है, इंपॉर्टेंट है, एक बैलेंस डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, फिजिकल स्टेबिलिटी के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आप लोग इसका पीडीएफ रात को डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से जिसका नाम है hindustannowledge.com, और वहाँ से क्या कर सकते हैं, अपनी रिवीजन कर सकते हैं। बिकॉज स्टूडेंट्स, रिवीजन आपको ज़रूर करनी पड़ेगी, तभी आपको जो सारे पॉइंट्स हैं वो याद हो पाएंगे और हर एक पॉइंट के अंदर एक्सप्लेनेशन आपको काफ़ी अच्छे तरीके से कर आना है। जैसे ही पीडीएफ अपडेट होती है तो उसके बारे में, उसका जो लिंक है वो मैं हमारे व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट कर देती हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से जाकर आप लोग व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो रात को जैसे ही पीडीएफ अपलोड हो जाएगा तो उसके बारे में चैनल पे आप सबको अपडेट कर दूंगी मैं। देन फिर आप लोग अपने पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपका इंग्लिश में पार्ट 3 भी आएगा, तो उसके लिए भी आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो।